नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का टेक्निकल के जो भी विद्यार्थी हैं उसमें हम केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे और उसमें हम पहला एक यूनिट डिस्कस करने वाले जिसमें हम कवर करेंगे अम्ल, क्षार और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस का टॉपिक है। केमिस्ट्री का जो टेक्निकल स्टूडेंट है तो उसके अंदर हम जो भी केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हम क्लासेस में कवर करेंगे। तो पहला हमने ये टॉपिक लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार एंड लवण। तो एसिड तो सभी ने नाम सुना है, अम्ल सभी जानते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये पहले थोड़ा सा डिटेल देखना है। इससे रिलेटेड फिर लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके स्लाइड को नोट्स भी बनाएं तो उसको नोट कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल क्या होता है। भाई अम्ल क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि हम सुनते हैं एवरीडे लाइफ में कि भाई ये एसिडिक है ना, या कोई चीज़ें ऐसी होती है जैसे हम ऑरेंज खाते हैं कि भाई ये खट्टी ऑरेंज है, अंगूर खट्टे हैं। तो अम्ल क्या होते हैं वो देखो, ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वाद में टेस्ट जब हम करते हैं उसको तो वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात केमिकली जो हम देख रहे हैं है ना, वो क्या है कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। लिटमस पेपर क्या होता है, जिसे हम शेवाल का से बनाते हैं। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, खट्टे हो, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दें दैट इज वो क्या होते हैं, अम्ल, एसिड, ब्लू टू रेड। अब अम्ल जो है ये वर्ड कहां से आया, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया हमने, एसिड से लिया है, जिसका मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, जिसका मीनिंग क्या होता है, खट्टा। ठीक है, लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया है, एसिड, इसलिए इंग्लिश में भी लिखते हैं हम इसको एसिड से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अम्ल का पीएच। अम्ल हम कैसे मानेंगे कि भाई ये अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, ये क्षार की कैटेगरी में आते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो एक पीएच स्केल होता है, अगर उसमें 7 आ रहा है कोई तो 7 पर तो न्यूट्रल हो गया। अब अम्ल की पीएच क्या होता है, अम्ल का पीएच का मान हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा। ठीक है, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया। अब इस रेंज को आप कम कर दे जाए, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अगर मैं इस रेंज में देखूं तो सबसे ज्यादा एसिड पीएच वाला किसका होगा, 1 और 2 सबसे ज्यादा होंगे, फिर उसमें भी कम होता जाएगा। तो 7 से कम जो भी होगा वो सब किस कैटेगरी में आएगा, एसिड की कैटेगरी। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं, सिट्रिक अम्ल जो किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें उपस्थित होता है, लेमन, नींबू, संतरा, इमली, इमली के अंदर भी, ये भी सिट्रिक फ्रूट है, इमली में भी प्रेजेंट होता है ना, सिरके हो गए इन सब के अंदर। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर, जैसे हमने लिया ऑरेंज खाया, आजकल ऑरेंज बहुत आ रही है ना, लेमन लिया हम लोग ने, तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है, अम्ल प्रेजेंट होता है। कौन सा अम्ल होता है उसमें, सिट्रिक अम्ल है ना, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो उसमें सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट होता है। इमली, इमली के अंदर भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये एक अम्ल की नॉर्मल परिभाषा है ना। इसको अगर अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी अभी हम देखेंगे, तो यहाँ हमें ध्यान इतना से रखना है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि पीएच का मान हमेशा 7 से कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग थॉट्स थे, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमें उसको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे भाई आर्नियस एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, तो आर्नियस ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम बोलते हैं आर्नियस का आयनिक सिद्धांत। उसके बाद दूसरी विचारधारा दी थी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने अम्ल के लिए अपना विचारधारा प्रकट की थी। और तीसरे थे आपके लेविस, जैसे हम बोलते हैं लेविस का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेविस। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग, तीनों की क्या क्या थॉट्स थे, उसके अकॉर्डिंग अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे वो हमें देखना है। तो आर्नियस का आयनिक सिद्धांत क्या कहता है कि भाई वैसे पदार्थ, वह पदार्थ जो जल में घुलकर, अगर हमारे पास ऐसा पदार्थ है जिसे हम पानी में डालेंगे तो जल में घुलकर क्या दे दे बच्चों, H+ आयन दे दे। जैसे सपोज मैंने HCl को क्या करा, HCl को जल में डाला, पानी में डाला, तो ये कैसे आयोनाइज होगा, कैसे आयनीकृत होगा, कैसे डाइल्यूट होगा, H++Cl-। एक्वस का मतलब है जल में डाल रहे हैं, है ना, जलीय। तो HCl को पानी में डाला, H+Cl- में टूट गया। तो ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे दे, जो H+ आयन दे दे वो क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। ये कौन वैज्ञानिक बता रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्नियस। ठीक है,
दूसरे वैज्ञानिक थे ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपनी क्या विचारधारा प्रकट की कि भाई अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करे। दूसरे पदार्थ को क्या प्रदान करे? प्रोटॉन, या इसको सही कर लेंगे हम, अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करे। प्रोटॉन का मतलब क्या होगा? H+ डोनेट करें, है ना, प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अम्ल से प्रोटॉन निष्कासन के पश्चात शेष बची हुई स्पीसीज जो भी होती है वो संयुग्मी क्षार होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ब्रॉन्स्टेड थे उन्होंने क्या विचारधारा प्रकट की कि जो H+ डोनेट कर दे, H+ क्या? प्रोटॉन देने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तथा जिस भी अम्ल से जो H+ निकलने के पश्चात जो भी बची हुई स्पीशीज है उसे हम क्या बोलते हैं? संयुग्मी या कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार कहते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इससे में H+ निकाल सकता है, इट मींस ये अम्ल हो गया। H+ डोनेटिंग, प्रोटॉन देने वाली स्पीशीज क्या होगी? अम्ल। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? अम्ल हो गया। और H+ निकालने के पश्चात जो बची हुई स्पीशीज क्या बचा? अमोनिया NH3, ये हमारे लिए क्या हो गया? संयुग्मी क्षार। ये किसने बात की? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। तीसरे वैज्ञानिक थे लेविस। लेविस की थ्योरी क्या थी? लेविस का सिद्धांत क्या था? इसको आप वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं, नोट कर लेंगे। अम्ल ऐसे पदार्थ हैं, वो पदार्थ हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति हो। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की जिसके अंदर प्रवृत्ति होती है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3 को रिएक्ट करेंगे तो Ca2+ और SO4- में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन में SO3 जो है ये लेविस अम्ल है, लुईस अम्ल है, जो क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये टूटेगा Ca+2 तो ऑक्सीजन पे क्या होता है? ऑक्सीजन पे क्या होता है? माइनस चार्ज है, यहाँ पे +2 तो ये क्या करेगा? SO4- में चेंज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति जिसमें भी होगी वो सब क्या होंगे? लुईस अम्ल। ये अलग अलग विचारधारा है। तो डायरेक्ट जब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के अकॉर्डिंग अम्ल क्या कहता है? लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल की क्या परिभाषा है? आर्नियस के अकॉर्डिंग क्या परिभाषा है? वो हमें ध्यान रखना है। आर्नियस क्या कह रहा है? जो H+ आयन देते हैं, ये क्या करते हैं? जो H+ आयन किसी दूसरे को दे दें, H+ आयन किसमें? ये जलीय विलयन में देगा, दूसरे को देगा और निष्कासन के पश्चात बची हुई स्पीशीज संयुग्मी क्षार और इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की जिसमें प्रवृत्ति हो वो लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्लों के प्रकार देखने, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ एसिड। और इसके अंदर सबसे मेन तो जो हम जानते हैं कि भाई एक प्रबल अम्ल होता है, दूसरा प्रबल क्षार होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। तो प्रबल अम्ल क्या होंगे बच्चों? ऐसे हम वे अम्ल जो जल में पूरी तरह वियोजित हो जाएं, पूरी तरह से टूट जाएं, आयनित हो जाएं, वो सभी क्या आएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल में ये एग्जांपल याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन देखिए कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल क्षार है ना, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये सभी क्या होते हैं बच्चों? प्रबल अम्ल, जो जल में पूरी तरह से आयनित वियोजित हो जाए। इसका मतलब समझ गए आप? H पॉजिटिव Cl- में ब्रेक हो जाए, H2SO4 2H+ SO4- में ब्रेक हो जाए, ऐसे HNO3 भी पानी में डालने पर H+ इसका पूरी तरह से आयनीकृत हो जाए। दूसरा देखेंगे आप वीक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। इसका उल्टा करेंगे, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन कंप्लीट पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें एसिटिक अम्ल CH3COOH, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो जब हमने इसको पानी में डाला तो ये H++ CH3COO- में ब्रेक हो गया। तो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाते। जैसे ये वाला कंपाउंड पूरा एक साथ लिख रहे हो आप, है ना, तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन अलग ब्रेक हुआ है, ये कार्बन अलग ब्रेक हुआ है, तो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है, सिर्फ H+ अलग हुआ बाकी। और H+ डोनेटिंग स्पीसीज क्या होती है? एसिड होता है, हम जानते हैं, हमें अम्ल की ही बात कर रहे हैं। तो जो पूरी तरह से ब्रेक ना हो मॉलिक्यूल, है ना, पूरी तरह से जो वियोजित ना हो वाटर में, पानी में, वो सब क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल। और इसी में हम एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल CH3CHOH COOH, ये लैक्टिक अम्ल है।
तो मेन तो अम्ल यही हमें ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तीसरा हम ले सकते हैं कि आपसे बोले कंसंट्रेटेड एसिड, नाम सुना होगा 12th में, हम लोगों ने लेब में जाते हैं, सांद्र एसिड, तनु अम्ल सांद्र अम्ल है ना, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। तो सांद्र कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, क्या होते हैं जिसमें, जो मेन ध्यान रखना है, जिसमें अम्ल अधिक और क्षार की क्वांटिटी कम हो, है ना। क्षार अभी हम आगे देखेंगे, जो H प्लस आयन दे दे वो एसिड, जो OH माइनस आयन दे वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। पहले अभी हम अम्ल पढ़ रहे हैं, पूरा टॉपिक ही क्या है, अम्ल, क्षार और लवण, तीनों पढ़ने हैं। तो सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिसमें अम्ल अधिक, जिसमें अम्ल की क्वांटिटी ज्यादा हो और जल की क्वांटिटी, पानी की मात्रा कम हो, वो क्या होंगे, सांद्र अम्ल, या आप बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, है ना, कंसंट्रेटेड। दूसरा होता है तनु अम्ल, ठीक है। तनु अम्ल क्या होता है, जिसमें अम्ल तो हो कम मात्रा में, अम्ल की क्वांटिटी कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो, वो क्या होंगे, तनु अम्ल। हम कोई सा भी अम्ल को डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड बना सकते हैं। मार्केट में मिलता है डाइल्यूटेड एसिड, है ना, डाइल्यूट HCl भी मिलता है, और मार्केट में कंसंट्रेटेड HCl भी मिलता है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या मीनिंग है वो हम देख रहे हैं, है ना। डाइल्यूट HCl भी होता है, और HCl ऑल ओवर क्या होता है, प्रबल अम्ल। अगर मैं अम्ल के अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा कर दूं तो तनु अम्ल बन जाएगा। अगर हम किसी अम्ल में हम पानी की मात्रा कम कर दें, अम्ल की क्वांटिटी ज्यादा कर दें, अम्ल की मात्रा ज्यादा कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो अम्ल कंसंट्रेटेड क्या होता है, तनु क्या होता है, वो हमने देखा है ना, नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। अम्लों के भौतिक गुण, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, वे अम्लों के क्या गुण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। कोई सिट्रिक फ्रूट्स आप खाना जो खट्टे, इसमें क्या है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी अम्ल हैं वो जल में डाइल्यूटेड होते हैं, जो जल में विलेय होते हैं, है ना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल। ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है हम लोगों ने, सबसे इंपॉर्टेंट, नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर दे, अम्ल लाल से जो नीले में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या होगा, क्षार होता है, आगे देखेंगे हम। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, कोरोसिव बोलते हैं, संक्षारक, है ना। इनकी क्रिया से, इसके कांटेक्ट में जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए किसी कपड़े के एसिड लग जाए, है ना, जैसे किसी कंसंट्रेट एसिड लग जाए, सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाए, तो क्या होगा, इसकी क्रिया से कपड़े, लकड़ी, कागज, जो भी इसके कांटेक्ट में आएंगे, स्किन, सब नष्ट हो सकते हैं, ना, डैमेज हो सकता है। जैसे स्किन पे लग जाए एसिड तो क्या होगा, चमड़ी जल जाएगी हमारी। तो वही हमने लिखा, अम्लों की प्रकृति जो होती है, नेचर जो होती है, वो कोरोसिव होती है, संक्षारक होती है। ये कपड़ा, लकड़ी, कागज स्किन कांटेक्ट में आएंगे तो उसको डैमेज कर देगी, नष्ट कर देगी। दूसरा हमें देखना है अम्लों की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, हेडिंग लगाएं। दूसरा हमें देखना है अम्लों की रासायनिक गुण। अभी हम पूरा डिटेल देख रहे हैं, एग्जांपल्स भी आ रहे हैं, पूरा जब हो जाएगा फिर लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे इनसे रिलेटेड। तो अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अम्लों की हम किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, फर्स्ट लिखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। अम्लों की धातु के साथ क्रिया देखेंगे हम, तो इसमें देखेंगे हम अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, एक्टिव मेटल, जैसे कौन सी होती है एक्टिव मेटल, जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी गैस देती है, हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। अम्ल जो होते हैं इन एक्टिव मेटल्स, कौन सी, जिंक, सोडियम, सक्रिय धातु, मैग्नीशियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमने लिया, उदाहरण लिया हमने जिंक लिया, है ना, एक्टिव धातु, सक्रिय धातु, किस अम्ल से क्रिया कर रही है, H2SO4 अम्ल है, इससे क्रिया करेगी और क्या देगी, H हाइड्रोजन निकालती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसके साथ क्रिया करने पर लवण बन जाएगा जिंक, ZnSO4, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन बाहर निकल गया, H2 गैस। एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु लिया, सोडियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगी, सॉल्ट क्या बन जाएगा, लवण, NaCl, नमक, और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का, रासायनिक गुण का पहला पॉइंट है, नोट करेंगे इसे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस दे रहा है, तो हमें क्या बताएंगे हम, हाइड्रोजन गैस। दूसरा आगे देखें। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, एक टेस्ट है, एक परीक्षण है
कि हाइड्रोजन गैस को अगर हम जलाते हैं, हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में अगर हम कैंडल लेके आते हैं, उसको जलाते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जलने पर क्या किस ध्वनि के साथ जलता है? पॉप की ध्वनि। तो हाइड्रोजन गैस जलेंगे तो पॉप की ध्वनि आएगी, साउंड आएगा। जैसे पॉप परीक्षण क्या होता है? पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस किसी टेस्ट ट्यूब में, परखनली में, है ना, टेस्ट ट्यूब परखनली में हमने हाइड्रोजन गैस डाल रखी है। हाइड्रोजन गैस युक्त परखनली है, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके पास जब हम जलती हुई कैंडल लेके आते हैं तो कौन सी साउंड निकलता है, कौन सी ध्वनि निकलती है? पॉप की ध्वनि निकलती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। भाई आपको बताना है कि क्या हाइड्रोजन इस परखनली में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन डाल दिया आपके, भाई कंफर्म ही हाइड्रोजन ही है क्या, तो उसके कांटेक्ट में आप जलती हुई कैंडल लाओगे तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, जिससे हमें पता लगता है कि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। रासायनिक गुण में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी? अम्ल की। अम्ल धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। आपसे पूछ लें कि अम्ल किनके साथ क्रिया करेंगे कि हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, तो आप बताएंगे धातु। कौन सी? सक्रिय धातु। कौन कौन सी? जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि अम्ल किन धातु या उन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, तो आपको बताना है अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। इसमें वाटर भी निकलता है। तो क्या होगा? जैसे धातु कार्बोनेट हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और अम्ल से रिएक्ट किया HCl से, तो पहले तो लवण बन जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई बाहर। इसी तरह से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम CaHCO3 का अल्ट्राइज 2, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन की हमने HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा? जब ये रिएक्ट करेगा तो वापस यहां पर सॉल्ट बन गया आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो बाहर निकल जाएगी। ये में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है रासायनिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम लोग के। धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, अम्ल की धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। तो इसमें क्या होगा? इनके साथ क्रिया करके अम्ल क्या करते हैं? लवण, सॉल्ट तथा जल बनाते हैं, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड में हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड CaO और HCl के साथ रिएक्ट किया तो वही सॉल्ट बन गया CaCl2। ये क्या हो गया? आपका लवण, और फिर जल बाहर निकल जाएगा, वाटर। तो ये इनके साथ क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे यूज ऑफ एसिड, है ना, अम्लों की उपयोग देखना है हमें, पूछ लिया जाता है ये। जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको वहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी इनकी। तो पहला लिखेंगे अम्ल, हर कुछ इंपॉर्टेंट जो एसिड है उनके अलग अलग यूज इंडिविजुअल लिख लेते हैं। तो पहला लिखेंगे आप सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खास बात क्या होती है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल तथा अम्लों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसे। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल या अम्लों का राजा भी कहा जाता है। यहां लिख सकते हैं आप किंग ऑफ एसिड। अब यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि अम्लों का राजा कौन होगा, पूछ लिया जाता है। तो आप क्या टिक करोगे? H2SO4। अम्ल राज किसे कहते हैं? एक्वारेजिया, वो अलग बात है, वो अभी मैं आगे लिखाऊंगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, किंग ऑफ एसिड कौन सा होता है? H2SO4। इसका यूज लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज जो भी बैटरी होती है उसके अंदर, है ना, पेट्रोल में, पेट्रोल उद्योगों में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, कृत्रिम रेशे बनाने में, फर्टिलाइजर उर्वरक निर्माण में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे मेन जो आपको ध्यान रखना है उपयोग लेड स्टोरेज बैटरियों में किसका करते हैं? H2SO4, जिसे किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहा जाता है। दूसरा अम्ल देखते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल HNO3। सोने चांदी के शोधन में, है ना, प्यूरिफिकेशन में, गोल्ड सिल्वर के, मेडिसिन बनाने में, औषधियां बनाने में, फर्टिलाइजर उत्पादक और विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल,
को इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, शौर्य का अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि इसे शौर्य क्या होता है, KNO3 से बनाया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपसे पूछ लें शौर्य का अम्ल क्या होता है, ऑप्शन दे दें अलग अलग, H2SO4, HNO3, HCl, तो आपको बताना है HNO3 शौर्य का अम्ल है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को, है ना। तीसरा लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, इसका उपयोग कहां होता है, वस्त्र उद्योगों में, है ना। जितनी भी आपकी ये वस्त्र उद्योग से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जो भी कपड़े हैं उनको रंगने में, है ना। कलाई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने में भी हम HCl का उपयोग करते हैं, कपड़ों को रंगने में, ड्राई क्लीनिंग वगैरह में भी, डाई में, और कलाई से पूर्व, है ना, लोहे की जो भी चादर है उनको रंग सफाई में भी हम HCl का यूज करते हैं। मैंने आपको ध्यान रखना है वस्त्र उद्योग में। ये जो मैं बात कर रहा था नोट डालकर लिखेंगे आप इसे, एक्वारेजिया। अब यहां पे क्या होता है, अम्लराज नाम आता है, अम्लराज क्या होता है, तो अम्लों का राजा तो H2SO4 है, अम्लराज अलग है। तो अम्लराज किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, 3 भाग तो लेना है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, HCl का, और 1 भाग लेना है आपको HNO3 का। 3 भाग ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है किस रेशियो में लेना है आपको, 3:1, 3:1 के अनुपात में। 3 भाग तो लेना है आपको HCl और 1 भाग लेना है आपको HNO3। ये कहलाता है आपका अम्लराज एक्वारेजिया, जो वही सिल्वर और गोल्ड और सिल्वर के शोध पृथक करने में यूज करते हैं। ये लिखा ही था अभी हमने। तो ये एक्वारेजिया, आपसे बोले एक्वारेजिया क्या होता है, 3 भाग तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग HNO3। ये एक्वारेजिया अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका यूज हम कहां करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में। ठीक है, नोट करेंगे इसे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अम्लों का वर्गीकरण। देखो एग्जाम में ना बहुत बेसिक पूछा जाता है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं कि अम्लों का राजा कौन है, एक्वारेजिया क्या है, कितना रेशियो होता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, 12th में पढ़ा आप लोगों ने, 10th में भी पढ़ा है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम उसको नोट भी कर रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके उसको ड्रॉ करेंगे, लिख लें आप उसको, फिर हम इससे रिलेटेड जब होगा ना टॉपिक तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे रिवीजन के लिए। तो अम्लों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, जैसे खनिज अम्ल में कौन कौन से आएंगे, इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल भी में भी डिवाइड करते हैं, हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल हम जानते हैं। तो खनिज अम्ल या कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, उनमें एग्जांपल हमने लिखा है, उदाहरण लिखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, HNO3 और H2SO4। ये सब क्या होते हैं, खनिज अम्ल। और अगर आपको अम्लराज बनाना है तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 ले लो, और ये तो किंग ऑफ एसिड होता ही है। कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन आ जाए, कार्बनिक अम्ल कौन से होते हैं, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं बच्चों, कार्बनिक अम्ल। हाइड्रा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आ जाए, HF, HCl, HCN, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रा अम्ल। फिर आता है ऑक्सी अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो, तो क्या आ गया, H2SO4, H3PO4, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सब क्या होंगे आपके ऑक्सी अम्ल हो गए, फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। प्रबल अम्ल में ये हम जानते हैं, प्रबल अम्ल HCl, HNO3, H2SO4 सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल जो पूरी तरह से आयनित हो जाए वाटर में डालने पर। दुर्बल अम्ल क्या होंगे, वीक एसिड, जिनको वाटर में डालने पर पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, जैसे पानी में डाला तो H प्लस CH3COO माइनस, पूरी तरह से नहीं टूटा है कंपाउंड, पूरी तरह से आयनित ना हो, दैट इज वो क्या होंगे, दुर्बल अम्ल। तो ये अम्लों का वर्गीकरण भी हम लोगों ने लिख लिया है। तो आज हमने जो भी हमारा जो टॉपिक था, यूनिट थी अम्ल, क्षार एंड लवण, उसमें हमने अम्ल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट किया। फिर हम अगली क्लास में अब स्टार्ट करेंगे कि क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे लवण क्या होते हैं, है ना, और अम्ल हर कई जगह यूज भी आएगा आगे, उनकी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर था, तो हमने अम्ल के बारे में पूरा डिटेल किया, है ना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करते जाना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।